हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले पार्ट 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है जब दो चार्जेस को हम इन्फिनिटी से एक दूसरे के पास लाते हैं, मतलब कि जब उसको असेंबल करते हैं Q1 Q2, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना होता है। वो होता है कांस्टेंट, जो कि 1/4πε0 है, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस स्क्वायर। मैंने ये भी बताया था कि यदि आपके पास एक्सटर्नल फील्ड हो और तब इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज जो Q है उसे यहां से यहां तक जाकर लाकर रखिएगा, तो इसके पास सिंगल चार्ज के पास भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, और वो कितना है, वो होता है Q टाइम्स V। और V जो है सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, Q भी होता है। तो देखिए, अकेला यदि चार्ज होता है आपके पास, जस्ट फ्री है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर निकाल रहे थे इसका फॉर्मूला, तो अकेला चार्ज को पहले इन्फिनिटी से यहाँ तक लाइए, कोई भी चार्ज आसपास में नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जीरो। तो इसका एनर्जी भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर वही स्टोर होता है जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करता है फ्रॉम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में। तो यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सिंगल चार्ज को वहां से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो जीरो है। उसके बाद मान लीजिए ये Q1 है, तो Q1 यहाँ आ गया है। अब Q2 को लाना है, तो Q2 को लाना है इस जगह पर, तो Q1 के वजह से इस जगह पर कोई पोटेंशियल है P1 V1, और Q2 को यहाँ पर लाएंगे तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा Q2 टाइम्स V1। और ये जो वर्क डन करना पड़ा, टोटल वर्क डन कितना हो गया, पहला को लाने में जो काम हुआ और दूसरा को लाने में जो काम हुआ बाय एक्सटर्नल वर्क डन। पहला को लाने में तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, और दूसरा को लाने में वर्क डन करना पड़ा Q V1। Q एक Q2 है, और V1 का वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल इसके वजह से है, तो K Q1/R, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। लेकिन यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। यहाँ जब एक्सटर्नल फील्ड है तो अकेला चार्ज को लाने में भी वर्क डन करना पड़ता है, जो कि उसमें स्टोर्ड होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। एक और को लाएंगे तो उसको भी स्टोर हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, वो उसमें स्टोर हो जाएगा। और यदि दूसरा चार्ज को लाएंगे तो इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, वो भी उसमें रहेगा, दोनों का सम अप रहेगा। तो इस आज हम लोग क्या बात करेंगे कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड है, और मान लेते हैं कि वो जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ई है। हम इन्फिनिटी से यहाँ पर ला रहे हैं कोई डायपोल को, एक सिंगल चार्ज नहीं ला रहे हैं, डायपोल को ला रहे हैं। और डायपोल को यहाँ पर लाने के बाद में उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं, इस पोजीशन में, जबकि वो एंगल ई के साथ में एंगल थीटा बनाता है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इस पर इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, और इस पर इधर फोर्स लगेगा क्यू ई। नेट फोर्स देखिए जीरो है। टॉर्क टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जो डायपोल एक्सपीरियंस करेगा वो है P क्रॉस E, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो नेट फोर्स जीरो है और ये इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। अब सवाल यहाँ है कि यदि इन्फिनिटी से इसको हम ला रहे हैं यहाँ पर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से इस डायपोल को हम ला रहे हैं, ठीक है, और इस पोजीशन में रख रहे हैं, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही सवाल है। तो देखिए, ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक, मान लीजिए इन्फिनिटी से यहाँ तक आ गया है, किसी ऐसा पोजीशन में आ गया है जहां पर उसका एनर्जी जीरो है। वो कौन सा पोजीशन है, चलिए उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और वो जो डायपोल है वो इस पोजीशन में आ जाए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पोजीशन में आ जाए। इसको इन्फिनिटी से लाया गया है, इन्फिनिटी से इस पोजीशन में लाकर रख दिया गया है। कितना वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया इस केस में। आप बोलोगे कि ठीक है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ पर, और ये पोटेंशियल है मान लीजिए V2 यहाँ पर, तो इस चार्ज को प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा
वो है Q टाइम्स V1, ठीक है। और ये निगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो है चार्ज टाइम्स इसका पोटेंशियल V2। तो ये टोटल आ गया Q टाइम्स V1 माइनस V2। लेकिन ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है ना, ये जो प्लेन जो आपको दिख रहा है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर ई आप देख सकते हो इस पर परपेंडिकुलर है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है हर एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों सेम हो गया, मतलब ये जीरो हो गया। तो एक्सटर्नल एजेंट को इस पोजीशन में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? जीरो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है इस पोजीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डायपोल का एनर्जी कितना है? जीरो। तो आपने देखा इन्फिनिटी से डायपोल को इस पोजीशन में लाकर रख देने में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क डन जीरो करना पड़ा, मतलब कि इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पोजीशन में कोई एनर्जी नहीं है, जीरो एनर्जी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पोजीशन से इसको रोटेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है, सब लाइन बराबर होना चाहिए लेकिन बनाना मुश्किल होता है। ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पोजीशन में था पहले शुरू में। अब वहां से हटाकर हम थीटा जो है सो इस पोजीशन में ले आ रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से हम कहां ला रहे हैं? थीटा इज इक्वल टू थीटा तक। अब इस पोजीशन में जो है इसके पास कुछ एनर्जी है, कितना एनर्जी है? तो ऐसा करते हैं, वो एनर्जी होता कितना है? एनर्जी जो भी होता है वो होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट की बाद में बात करेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि देखिए इस पर जो टॉर्क लग रहा है वो ये टॉर्क कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना टॉर्क लगा रहा है? P क्रॉस E। और ये टॉर्क क्या कर रहा है? इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट। ये देखिए फोर्स इधर लगा है, ये इधर लगा है, तो क्या करेगा? और इधर आएगा, इधर आएगा, ये इसको रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन्फिनिटी यहां से 90 डिग्री से इस पोजीशन तक लाने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क डन किया है वो निकाल लेते हैं पहले। तो वर्क डन बाय फील्ड कितना? वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है ना एफ टाइम डी एस कहते हैं। ये एफ जो है यदि फिक्स्ड है तब तो बाहर चला जाएगा, सीधे एफ टाइम एस हो जाएगा। लेकिन यदि फिक्स नहीं है तो एफ जो है सो फंक्शन है मान लीजिए एस का, तो यहाँ पर हम एफ डी एस लिखते हैं, और एस जो है सो जीरो से जहाँ तक गया है वहाँ तक लिखते हैं। वही हाल जो है रोटेशन में भी करते हैं, एफ सिंपली रिप्लेस हो जाता है टाउ से, टॉर्क से। ये फोर्स है, ये रोटेशन डायनेमिक्स में फोर्स का इक्विवेलेंट है। और यहाँ यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर एंगल हो जाता है। तो वही लिखा मैंने यहाँ। कहाँ से कहाँ तक लाने में? थीटा इजकल टू 90 डिग्री से इस पोजीशन थीटा तक लाने में। ये यहाँ पर जो है सो जीरो एनर्जी वाला पोजीशन है। थीटा इजकल टू 90 डिग्री पर जीरो एनर्जी है, तो वो पोजीशन है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। टाउ, ये टाउ कितना है यहाँ से देख लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड जो है PE साइन थीटा डी थीटा, ये 90 डिग्री टू थीटा। P कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हुआ? कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 90 डिग्री टू थीटा। यहाँ पर ये जो साइन है वो माइनस लिखना पड़ेगा। आप पूछोगे क्यों? तो देखिए ये टाउ जो है, ये थीटा जो है सो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। थीटा जो है ये डी थीटा आया है, मतलब अभी थीटा है और थीटा के बाद में ये डी थीटा आया है, इधर आया है। ये देखिए ऐसे अभी इस पोजीशन में है, ये आपका थीटा है इस पोजीशन में है, और बाद में ये वाला एंगल कम हो गया, ये जो है सो डी थीटा हो गया। तो डी थीटा जो है सो शुरू में जितना थीटा है उससे घट रहा है, डी थीटा घट रहा है, इसलिए यहां पर हम माइनस लिख रहे हैं, डी थीटा डिक्रीजिंग।
यहाँ पर डी एस बढ़ रहा है, डी थीटा बढ़ रहा है, लेकिन इस केस में डी थीटा घट रहा है। जिस तरीके से हमने लिखा है डी थीटा घट रहा है, इसलिए हमें एक माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, और वो माइनस यहाँ भी रहेगा। फाइनली क्या हो गया, आप इसका वैल्यू देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, पीई कॉस थीटा का वैल्यू रखना है थीटा टू 90 डिग्री, और ये आ गया आपका पीई जो सिंपली कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री तो जीरो है। ये आपका है वर्क डन बाय फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है, फील्ड के द्वारा नहीं, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करता है। और यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट कितना काम करेगा, जितना फील्ड काम किया है उसका जस्ट ऑपोजिट। फील्ड जितना काम कर रहा है, फील्ड ने जो काम किया वो उसके वजह से उसका एनर्जी कम हो गया, आप कह सकते हो, तो वही इसलिए माइनस लिख रहे हैं। तो फील्ड जितना काम किया वो है एक्चुअली, एक्सटर्नल एजेंट ने जो काम किया वो है एक्चुअली फील्ड के ऑपोजिट। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि ये इसे इधर ला रहा है, तो लाएगा तो बहुत तेजी से लाएगा, एक्सलेशन रहेगा इसमें, टॉर्क है तो एंगुलर एक्सलेशन तो रहेगा ही, लेकिन ये जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है, इतना टॉर्क वो भी लगा रहा है जितना ये एक्सटर्नल फील्ड लगा रहा है, और तब टॉर्क जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आने दे रहा है, तो इस पोजीशन से धीरे धीरे इस पोजीशन में आके रुक जाना है, ताकि इसके पास कहीं काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, बहुत धीरे 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 आके इसे इस पोजीशन में रख दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आना चाहिए। तो ये आप ही सोच सकते हो कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो बिल्कुल ऑपोजिट टॉर्क लगा रहा है इसके, ये जो टॉर्क लगा रहा है इसका ऑपोजिट टॉर्क लगा रहा है, तो इसलिए वर्क डन बाय फील्ड जो है, एक्सटर्नल एजेंट जो है वो फील्ड का माइनस में होगा। तो ये हो गया माइनस पीई कॉस थीटा, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं पी डॉट ई। ये हो गया एनर्जी आपका, और इसमें हमने मान लिया है कि एनर्जी जो जीरो है, कब, जब थीटा जो है सो 90 डिग्री है तब जीरो है। और ये शुरू में मैंने आपको बताया कि क्यों थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर हम एनर्जी को जीरो मान रहे हैं, वो आपने देख लिया। तो किसी भी पोजीशन में यदि एंगल थीटा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो टॉर्क है वो कितना होता है, माइनस पी डॉट ई, और टॉर्क कितना होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर लगता है, वो पी क्रॉस ई। एक डॉट प्रोडक्ट है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, एनर्जी यहाँ माइनस में है, ये दोनों आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है। A molecule of a substance has a permanent electric dipole moment of 10 to the minus 29 कूलम मीटर। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, 10 to the power minus 29 कूलम मीटर पर। ये एक मॉलिक्यूल का है। ये मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड। एक मोल ले लिया गया है इस सब्सटेंस का एट लो टेम्परेचर बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग। ये लो टेम्परेचर क्यों दिया है, ताकि वो टेम्परेचर क्या करेगा ना, टेम्परेचर जो है सो उसको रैंडमली रोटेट करते रहेगा। ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वो टेम्परेचर जो है इसको अलाइन नहीं होने देगा, और कुछ अलाइनमेंट उसके पास, माने कि कुछ सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाएंगे टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर उसको वाइब्रेट करेगा, कोई रैंडमली डायरेक्शन में उसको रखना चाहेगा, इसलिए लो टेम्परेचर कर दिया ताकि इसका टेम्परेचर का इफेक्ट कम हो जाए। बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसका वैल्यू है 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज्ड। इनिशियली कितना है, ये इसके अलाइन किया हुआ है, तो डायरेक्शन दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री है। अब बोल रहा है कि सडनली इस एंगल को 60 डिग्री कर दिया गया। किसका एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को 60 डिग्री कर दिया गया। तो डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है वो भी इसी के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगा, राइट। अभी तो अलाइन है सब यहाँ पर, इनिशियली इनिशियल स्टेट है, और फाइनली सेकंड केस में जो है अब वो भी इसको अलाइन करेगा इस सिचुएशन में, ठीक है। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग इट्स डायपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम 100% पोलराइजेशन। ये बोल रहा है कि सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम कर लीजिए कि 100% जो जितने भी मोलिकुल्स हैं, एक मोल मोलिकुल्स हैं, वो सारे के सारे पोलराइज हो जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, ये एज्यूम करना है।
ठीक है, तो कितना आपके पास जो है डाइपोल यहाँ पर हो गया टोटल, जो कि अलाइन है हुआ है, वो है टोटल 1 मोल। तो शुरू में एनर्जी कितना है? शुरू में एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है? माइनस पी डॉट, यही होता है ना। और कितना, ये तो एक डाइपोल का है, आपके पास कितना डाइपोल है? एन ए डाइपोल है, एन ए एवोगाड्रो नंबर, एक मोल में एवोगाड्रो नंबर का मॉलिक्यूल्स है और हर एक मॉलिक्यूल एक डाइपोल है। कितना डाइपोल है आपके पास? माइनस पी ई साइन थीटा, साइन थीटा क्यों? कॉस थीटा, थीटा है 0 डिग्री, एन ए, तो ये आ गया माइनस पी ई एन ए। इतना एनर्जी है शुरू में। बाद में, बाद में जो इसका एनर्जी कितना है? बाद में क्या हो गया? माइनस पी ई कॉस, आपकी 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर चेंज कर दिया कॉस 60 डिग्री, और एक मॉलिक्यूल नहीं है, इतना मॉलिक्यूल है। माइनस पी ई कॉस 60 डिग्री कितना हुआ? हाफ एन ए, माइनस पी ई एन ए बाई 2। चेंज कितना हो गया इसका एनर्जी में? जो सिस्टम है उसका एनर्जी में चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है माइनस पी ई एन ए बाई 2, ये फाइनल है, और इनिशियल है माइनस पी ई एन ए। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये आ गया पी ई एन ए बाई 2। इतना जो है इसका एनर्जी चेंज हुआ है। ओके, तो ये इसका एनर्जी जो है इतना चेंज हो गया, और आप देख सकते हो कि जो चेंज है ये पॉजिटिव है। पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। पी के वैल्यू कितना बोला? पी है तो 10 टू पावर -29, 10 टू पावर -29, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू पावर 6, और एवोगाड्रो नंबर ले लेते हैं 6 टाइम्स 10 टू पावर 23 बाय 2, तो ये आ गया आपका 3, और जस्ट 3 जूल आया। ये आप ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है आपका, ये पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनर्जी उसका बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया है तो लॉस कहाँ हुआ? तो हीट जो में लॉस जो बोल रहा है कि लॉस ड्यू टू हीट हुआ है, वो कहाँ से हो सकता है? इसका एनर्जी बढ़ा है, एनर्जी घटता है ना, तो एनर्जी घटता, तो जो एनर्जी घटा है वो हीट में जाता है, एनर्जी तो कंजर्व्ड है। शुरू में इसके पास एनर्जी जो है सिस्टम का वो था, कुछ था, और बाद में जो है 3 जूल ज्यादा हो गया है, मतलब कोई वर्क डन किया है और किसी ने काम किया है यहाँ पर, जिस वजह से इसका एनर्जी बढ़ा है। और हीट जो काम करता है, हीट लॉस में तो एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं रहता ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसमें वो नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में शायद वो ये कहना चाहता होगा कि शुरू में जो है सो 60 डिग्री था और बाद में इसे 0 डिग्री कर दिया गया, बाद में इसको अलाइन किया गया है। नहीं, ये इसको सही मान सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, शुरू में जो है सो इसके पास एनर्जी है ये, और इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आएगा -6 जूल, और इसका वैल्यू आएगा -3 जूल। ठीक है, ये फाइनल कौन सा पोजीशन है? ये शुरू का पोजीशन है जब थीटा आपको दिख रहा है 0 डिग्री है, और जब थीटा जो है सो 60 डिग्री हो गया तो ये एनर्जी हो गया। तो जो सडनली चेंज किया तो एनर्जी बढ़ गया, तो वर्क डन किया है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो 0 से 60 हुआ है, तो इसमें वर्क डन किसी को करना पड़ा होगा, तभी तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये 3 जूल जो है सो एनर्जी किसी ने वर्क डन किया। अब इसके आगे है सवाल में यहाँ पर कि एक बार जो है जब फील्ड चेंज कर दिया, अब डाइपोल्स जो है, डाइपोल्स विल अलाइन, ठीक है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो डाइपोल है, अब यहाँ पर हमारा जो पहला केस, इस केस में भी देखे हैं कि डाइपोल जो है सो कितना एंगल बना रहा है, ये वाला फाइनल है जो है सो -3 जूल है, ये 60 डिग्री एंगल बनाए हुए है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर गया है 0 से 60। अब इसके चेंज करने के बाद में अब ये जो डाइपोल्स हैं वो जाएंगे 60 डिग्री में, जैसे कि डायग्राम में हम आपको ऐसे बताते हैं। ये शुरू में ऐसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल भी ऐसे ही था,
आराम से, और वो एनर्जी आपका ये है -6 जूल। अब सडनली जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ये ऐसे चेंज कर लिया, थीटा जो है सो 60 डिग्री। तो इस केस में ये आपका जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर किधर है, एनर्जी है ये यहाँ पर, ये डायपोल है आपका -q2 + q, और ये है आपका 60 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, अब जो है सो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, इसमें जो एनर्जी आपने देखा वो कितना था, निकाला था -3 जूल, राइट। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब डायपोल जो है, डायपोल का डायरेक्शन इधर है ना, ये P है। अब जो डायपोल है यहीं पर तो नहीं रहेगा, वो अलाइन करेगा इसकी तरफ, तो वो अलाइन करने चला, तो ये शुरू का पोजीशन था, ये जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और डायपोल भी इधर ही आ गया। अब डायपोल भी इधर आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आ गया, इसको यू फाइनल फाइनल कहते हैं। यहाँ पर कितना एनर्जी होगा, -PE cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा फिर 0 हो गया, शुरू में 0 था तो -6 जूल, फिर 60 डिग्री हो गया, -3 जूल। अब जो है उसके बाद में डायपोल अपने आप को चेंज करेगा इधर और आके इस पोजीशन में बैठ जाएगा, एंगल फिर 0 डिग्री। तो एनर्जी कितना आया, फिर -3 जूल, नहीं -6 जूल, राइट। शुरू में कितना था, 0 डिग्री पर -6 जूल, वही -6 जूल फिर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो यहां पर चेंज आया है, सेकंड केस में जो चेंज आया है वो UFF -UF है, और UFF -6 है, -3, तो -3 जूल आया। ये इतना जो है सो सेकंड केस में एनर्जी घट गया, और ये जो एनर्जी घटा है वही लॉस हुआ है, लॉस ड्यू टू हीट जो है वो यही एनर्जी है, -ΔU' बोलेंगे। ये -3 जूल जो कम हुआ है वो हीट में निकल के चला गया, ये आपका आंसर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 3 स्टेप्स हो रहे हैं। पहला स्टेप आपका क्या है, पहला स्टेप ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है, एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है इस पोजीशन में, तो ये -6 जूल है। अब क्या किया गया, डायपोल का डायरेक्शन को सडनली चेंज कर दिया गया, डायपोल का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया, 60 डिग्री कर दिया गया। डायपोल तुरंत तो नहीं जाने में, तो टाइम लगाएगा ना अलाइन करने में, तो जब अलाइन नहीं किया, इमीडिएटली जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को चेंज किया तब डायपोल वहीं पर है, और तब एनर्जी कितना हो गया डायपोल का, ये -3 जूल, यहाँ cos 60 डिग्री हो गया। अब क्या करेगा डायपोल, देखेगा ओ इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चला गया, मुझे तो उसी के साथ अलाइन में रहना है, तो वो अब अलाइन करना शुरू फिर करेगा, इस पोजीशन से इधर चलना शुरू किया और आके अलाइन हो गया। अब जब फिर अलाइन हो गया तो फिर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तो एनर्जी जो है सो फिर 6 जूल हो गया, -6 जूल। तो शुरू में एनर्जी था -6 जूल, हो गया -3 जूल, मतलब किसी ने तो काम किया होगा तभी तो इसका एनर्जी बढ़ा, यहाँ एनर्जी बढ़ गया, और बढ़ने का वजह है कोई काम किया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही तो डायरेक्शन नहीं चेंज किया होगा ना, किसी ने जिससे चेंज कराया होगा, जिसने चेंज कराया उसने वर्क डन किया, और वही एनर्जी यहाँ पर बढ़ गया। अब आगे जो है डायपोल जो है सो अब अलाइन करेगा, फिर किधर गया ये, इधर डायपोल जो है सो नेक्स्ट टाइम फिर अलाइन हो गया, इधर आके अलाइन हो गया। अब इसका एनर्जी फिर -6 जूल हो गया, तो अभी था इधर, किधर है, -3 जूल, वो फिर बन गया -6 जूल जो शुरू में था वो। तो आपकी कितना चेंज हुआ, ये थीटा जो है, जब डायपोल जब अपना पोजीशन चेंज किया तब कितना चेंज हो गया इसका एनर्जी में, -6 जूल अभी है, और -3 जूल था उस केस में जब डायपोल अपना पोजीशन नहीं चेंज किया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अपना पोजीशन चेंज कर दिया था। तो ये जो -3 जूल आया, मैंने उसका एनर्जी कम हो गया, एनर्जी कम क्यों हो गया, कहीं भाग गया, कैसे भागा, हीट के थ्रू भागा, यही है 3 जूल आपका आंसर। ओके, अब मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अब कंडक्टर के बारे में बात करना है। कंडक्टर आपको पता है कितने तरह के कंडक्टर आप कह सकते हो, कंडक्टर में आप कह सकते हो भाई उसमें बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, हम कंडक्टर यूजुअली जब कहते हैं तो मेटल की बात करते हैं जिसमें कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
लेकिन केवल अकेला ही कंडक्टर नहीं है, एक इलेक्ट्रोलाइट भी है। पानी में नमक डाल दीजिए, या बाजार से ORS पाउडर लाते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो है वो, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। यहाँ पर आयन नहीं होते, नहीं आयन तो बनेगा लेकिन क्या है कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो एटम्स हैं माना आयंस जो बन रहे हैं वो अपने जगह पर फिक्स्ड हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोलाइट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं यहाँ पर, वो आयंस दोनों ही मूव करते हैं, और ये आयंस है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, भारी है, राइट। तो भारी है तो ये स्लो मूव होगा, इसका इसका मूवमेंट जो है सो स्लो रहेगा, और इसका जो है सो फास्ट रहेगा, ये बहुत स्लो है, तो इसलिए इसका कंडक्टिविटी बहुत कम रहता है। और दूसरी बात, इसका नंबर भी कम रहता है, लेस नंबर, और ये जो है सो ज़्यादा नंबर में है, लार्ज नंबर, और स्पीड भी इसका जो है सो ज़्यादा होता है इससे। तो कंडक्टिविटी जो है सो लो है यहाँ पर, और इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा है, हाई है। आगे आप पढ़ोगे ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि ओम्स लॉ बनाया ही गया था ये देख के, फ्री इलेक्ट्रॉन देख के। ये ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, नॉन ओमिक है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। तो हम यहाँ पर जो बातें करने जा रहे हैं वो मेटल वाला बातें करने जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बातें नहीं करेंगे अभी, ठीक है, ये वाला बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है और कंडक्टर का है, मतलब मेटल की बात कर रहे हैं। तो पहला बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये मेटल या कंडक्टर आप जो भी कह रहे हो वो 0 है, पहली बात। क्यों ऐसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी मेटल या कंडक्टर के अंदर में जो है, इनसाइड में हर एक पॉइंट पर 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? अभी तो ये बन गया, ये ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो वो कितना है? 0। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख रहे हो वो है 0। हर एक जगह इनसाइड ये मेटल होना चाहिए, मेटल मतलब कंडक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर हर एक जगह से 0 है, इसका शेप चाहे कुछ भी हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ये जो हम बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए हैं इसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, गायब हो गया है। इधर ऐसे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये लाइन अंदर जाएगा नहीं इसमें। ऐसा क्यों होता है? क्या है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़ा बहुत नहीं है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इधर है, तो फोर्स उस पर जो लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है उसमें क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चले आएंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले आएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन जहां नहीं है वो क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो अपोजिट साइड में ये पॉजिटिव वाले चार्ज हो जाएंगे। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, जैसे शुरू में इलेक्ट्रॉन हर जगह सेम था, ठीक है, यहां से ऐसा मत समझिए कि ये सारे प्रोटॉन इधर आ गए, प्रोटॉन नहीं आ रहे, प्रोटॉन को डिस्प्लेस करना उतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया, इसीलिए ये पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव का ये मतलब ये मत समझिए कि प्रोटॉन दौड़ के आ गया, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसको कहते हैं। और अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही जो है सो, ठीक है, बाहर में है, लेकिन ये जो प्लस और माइनस बन गया है, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, और इसके वजह से भी अंदर में रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको कहते हैं पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन हो गया, सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ, इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। दो पोल बन गए, एक जो है सो नेगेटिव वाला पोल, एगो पॉजिटिव वाला पोल, एगो नॉर्थ पोल, एगो साउथ पोल। वैसे ही दोनों कंप्लीटली ऑपोजिट बिहेवियर है। इसका पोलरिटी हो गया, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, दोनों एक दूसरे का एग्जैक्टली ऑपोजिट है, इसलिए कहते हैं पोलराइज्ड हो गया है। तो यहाँ पर पोलराइज्ड हो गया है, तो इस पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और एक तो ये बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल, वो तो है ही,
तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो बाहर से दे रहे हैं, जब मान लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो क्या होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएंगे। ये और बढ़ते जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये दोनों सेम ना हो जाए। एक ऐसा समय आएगा जब ये जो इंड्यूस्ड, जो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। और जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों का सम क्या होगा, सम जीरो हो जाएगा। सम जीरो हो गया, ये सम कहाँ जीरो है, अंदर में। हाँ, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जीरो हो गया, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो गया है। तो इस वजह से इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब आप सवाल पूछ सकते हो कि ठीक है, आपने जो कहा कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अंदर में जो ये जो चार्ज हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, वो एक तरफ आ जाते हैं, दूसरी तरफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और उसने इंड्यूस्ड किया इलेक्ट्रिक फील्ड साइड में, और इसका इक्वल हो गया, दोनों मिलकर जीरो हो गए। अब मान लीजिए हमने बहुत 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 थ्योरेटिकली बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लिए, बहुत बहुत बड़ा, वेरी वेरी लार्ज, कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ आ गए और दूसरी तरफ ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बन गए। उसके बाद में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो पहली बात आप देख लीजिए कि बहुत और भी चीजें होंगी। कहने का एक मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जो आपको चाहिए वो रियली रियली ह्यूमंगस होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा, एकदम इन्फिनिटी के करीबन होगा। और जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो और भी बहुत कुछ होंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप जो यहाँ पर मटेरियल लिए हैं उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। कहने का ये मतलब है कि आप 1 ग्राम या 5-10 ग्राम जो मटेरियल यहाँ मेटल का लिए हैं वो ना लेकर आप 1 माइक्रोग्राम या 10-20 नैनोग्राम बहुत ही छोटा मटेरियल ले लीजिए, और तब आपको उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाना पड़ेगा। और तब उस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो मैंने इसको नैनो नैनो साइज में कहते हैं, नैनो क्या बोलेंगे, पार्टिकल, नैनो पार्टिकल ले लेंगे। नैनो पार्टिकल को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाओगे तो उस केस में आपका जो सिचुएशन है वो हो सकता है, और यहाँ पर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रह सकता है नैनो पार्टिकल में। और लेकिन नैनो, जब हम बात पर आते हैं नैनो पार्टिकल के केसेस में, तो वहाँ अपने आप एक अलग दुनिया है वो। वहाँ पर ड्यूअल पार्टिकल बिहेवियर शो करते हैं, पार्टिकल वेव बिहेवियर शो करने लगते हैं। और दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ फील्ड एमिशन होगा, मैंने बहुत और कुछ होने लगेंगे। फील्ड एमिशन मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा देंगे ना, तो इस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लगेंगे इलेक्ट्रॉन पर, इतना ज़्यादा फोर्स लगेंगे कि इसको छोड़ के ही चल देगा इधर, इतना ज़्यादा फोर्स लगा कि इसको छोड़ के निकल जाएंगे। तो जैसे फोटो करंट होता है वैसे यहाँ पर एमिशन करंट हो जाएंगे, ये फील्ड एमिशन इसको कहते हैं, फील्ड की वजह से एमिशन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो वो सारी चीज़ें होने लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें ना हो तो हम उतना ज़्यादा नहीं देते हैं, मैंने कि एक्चुअली हम चाहे जितना भी दे लें, आप इसको कैलकुलेट कर लेके देख लीजिए, जो हमारे बस बस में है, हाँ वो सारे के दे लीजिए, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और यहाँ पर सेचुरेशन ऑल द टाइम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हम उतना दे नहीं सकते। ये सारे जो सिचुएशन है अब हम बता रहे थे वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वहाँ पर और भी बहुत सारे अलग तरह का ड्रामा होगा, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा। और तो और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो इसको रखेंगे कहाँ, वैक्यूम में, तब तो ठीक है, वैक्यूम में नहीं रखे तो हवा वगैरह सब जो सो आयनाइज कर जाएगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब हवा में करंट नहीं फ्लो करता ना, अब यहाँ करंट फ्लो करने लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो उसको भी इंड्यूस कर देगा, हवा का भी, ये केवल मेटल की बात नहीं, अगल बगल में जो है उसको भी वो आयनाइज कर देगा, मतलब कि वो भी कंडक्टर बन जाएगा, इसको ब्रेक डाउन कहते हैं। तो बहुत कुछ होने लगेगा उतना ज़्यादा सिचुएशन में। तो हमारे लिए जो सेफ कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है ये मेटल वो जीरो है, जो हम विएबल रूप से लगा सकते हैं। ये मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा हम इसको लेंगे कि जीरो है भाई। तो पहली बात ये देखा आपने, और ये जीरो क्यों हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है इसके वजह से। अच्छा, दूसरी बात, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है मेटल के बारे में, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो जो है सो नॉर्मल होना चाहिए टू मेटल सरफेस। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो ये जो है, ये शेप चाहे कुछ भी हो, ये जो मेटल है या कंडक्टर कहिए, यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से इसको दे रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख रहे हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, और ये जो है सो जाकर यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएगा 90 डिग्री पर। ये चाहे ऐसे जा रहा होगा तो ऐसे घूम जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। थोड़ा ठीक से बना लें। ये इधर से आके कैसे बन रहा है, इधर से आएगा और इस पॉइंट पर जो है ये 90 है, इस पॉइंट पर ये 90 है, तो ऐसे मुड़ जाएगा, इस पर 90 डिग्री पर मुड़ जाएगा, यहाँ पर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे, यहाँ पर ऐसे मुड़ जाएगा, 90 डिग्री पर बनाना है इसको। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप दिख रहे हैं, वो इसके सरफेस पे हर जगह नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा तो क्या नॉर्मल होकर इधर चलेगा क्या? नहीं नहीं, इधर नहीं चल सकता। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, और यदि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलने लगेगा तो जीरो नहीं रहेगा, तो इसका हर पॉइंट पर जो है सो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ना वो नहीं होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आया, यहीं खत्म, इंड हो गया। फिर यहाँ से स्टार्ट होकर आगे जाएगा ऐसे, वो भी नॉर्मली ऐसे जाएगा जो भी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ रहा है वो यहीं इंड होगा। आप इसमें देख लीजिए, इस पिक्चर में आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम प्लस से स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ जाता है रेडियली, और माइनस से रखते हैं तो इन्फिनिटी से इसकी तरफ आता है रेडियली। और यदि दोनों एक दूसरे के आसपास रख दें, एक माइनस एक प्लस, तो क्या होता है, प्लस से माइनस में जाता है ऐसे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो प्लस से माइनस में जा रहा है, वही यहाँ पर हो रहा है। ये माइनस में जो है इन्फिनिटी से आके इस पर इंड हो जाता है, यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर वो आके खत्म हो जाएगा, बस इंड, यहाँ पर इंड, इंड, और वो भी परपेंडिकुलरली इंड हो जाएगा, इसमें कोई फील्ड नहीं रहेगा। तो दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो मेटल सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, उसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं होता, नहीं तो हर एक जगह जो है सो पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ओके, तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज ये है कि यदि हम मेटल जो है उसके सरफेस पर हम चार्ज दे दें। देखिए इसमें शुरू में जो मेटल है इसमें नेट चार्ज कितना है, एक्सेस चार्ज, एक्सेस माने कि इसका यदि आप चार्ज देखेंगे, नेट चार्ज क्यू, वो जीरो है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उतना ही है जितना प्रोटॉन्स है, तो सब मिला के जीरो हो गया। आप इसका चाहे कितना ही छोटा पार्ट ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, तो चाहे जितना भी छोटा पार्ट लीजिए, वहां पर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों सेम है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन फ्री है, हर जगह रह सकता है, ठीक है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आ गया, यहाँ वाला इधर आ गया, इधर आ गया, हर जगह रह सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन हर जगह है, लेकिन हम चाहे कितना ही छोटा वॉल्यूम ले लें, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब है वहां पर नेट चार्ज जो है सो जीरो है। ये केवल पूरा के लिए नहीं वैलिड है, फॉर एनी वॉल्यूम, एनी स्मॉल वॉल्यूम, चाहे कितना ही छोटा वॉल्यूम ले लीजिए आप, हर जगह इसका फिर चार्ज जो है सो जीरो। लेकिन अब यदि एक्सेस चार्ज, हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं इस चार्ज को, हम यदि चार्ज देते हैं तो वो चार्ज कभी भी अंदर नहीं जाएगा, वो चार्ज जो है सो सरफेस पर रहेगा, तो उसको एक्सेस चार्ज कहते हैं। एक्सेस चार्ज मतलब यहाँ पर क्यू नेट जीरो है ना, अब क्यू नेट जीरो नहीं है, ठीक है, तो एक्सेस चार्ज जो है वो कहाँ रहेगा, विल रिसाइड ऑन द सरफेस, अंदर नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो वायलेट करेगा गॉस लॉ को। देखिए यहाँ पर जो है अंदर में हम कोई भी एक तो गॉस सरफेस ले लिए, ठीक है, गॉस सरफेस क्या कहता है, गॉस सरफेस एक गॉसियन सरफेस है,
गॉस गॉस जो है वो कहता है, गॉस लॉ, ये गॉसियन सरफेस लिख रहे हैं पहले, और गॉस लॉ यदि हम लगाएं तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि ये जो फ्लक्स है, अब फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, एरिया वेक्टर, ये पूरा क्लोज सरफेस के लिए वो कितना होता है, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इनसाइड में जो है वो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो के बाद इंटीग्रेशन आप कुछ भी कीजिए जीरो हो गया, तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज इनसाइड जीरो हो गया। एंड दिस इज गुड फॉर, दिस होल्ड्स गुड फॉर ऑल स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम, चाहे एक कितना ही छोटा आप ले लें, ये जो वॉल्यूम लिया है वो फॉर ऑल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, डेल्टा भी कितना, ये बहुत छोटा जाएगा तो भी, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर जो है सो फिर चार्ज नहीं है, ड्यू टू गॉस लॉ कहीं भी चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो जो चार्ज देंगे वो क्या करेगा, वो इसी के ऊपर जाकर बैठेगा। तो जो भी आप एक्सेस चार्ज दोगे किसी भी मेटल को, किसी भी कंडक्टर को, वो सारे सरफेस पे आकर बैठेंगे। तो ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये पोटेंशियल जो है इसका, मेटल के अंदर में जो पोटेंशियल है वो उसके सरफेस के बराबर होता है और वो कांस्टेंट होता है। अभी आपने देखा कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, वो जीरो नहीं होना जरूरी है, वो जीरो नहीं होगा कौन, लेकिन कांस्टेंट होगा। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। डिस्टेंस जैसे चेंज करेंगे तो उसका डेरिवेटिव यदि हम लेते हैं, पोटेंशियल किस रेट से चेंज कर रहा है विद डिस्टेंस, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो इसका इंटीग्रेट करके आपको क्या मिलेगा, भी जो है कांस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक ए है, एक छोटा सा एलिमेंट लिए, चाहे साइज साइज चेंज कर दिए, कुछ इस तरह का लिए। यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका, यहाँ पर जो पोटेंशियल है यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर वो नहीं होगा, लेकिन ये भी टू हर जगह होगा, इसके अंदर में और सरफेस पे हर जगह भी टू होगा। इस जो दूसरा मटेरियल है उसके सरफेस पर और अंदर में हर जगह पोटेंशियल V1 होगा, इसका V3 होगा। लेकिन V1 V2 तो वो तो डिपेंड करता है उसका साइज पर, उसका शेप पर, उसका ज्योमेट्री पर, जो है उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये है चौथा इसका पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये क्या है, पांचवा पॉइंट ये है कि यदि आपके पास एक चार्ज कंडक्टर दे दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट केस में बताया ना कि चार्ज यदि आप दोगे यहाँ पर एक्सेस चार्ज, तो वो जाके इसके सरफेस पर रहेगा। लेकिन यदि वो चार्ज जो है हम दे दिए हैं यहाँ पर, ये जो है हमारा चार्ज दे दिए हैं इसको, ठीक है, वो सरफेस पे है, गुड। अब सरफेस के बहुत पास में या सरफेस पर ही कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अंदर में तो मेटल है ना, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन सरफेस पे क्या होगा यहाँ पर, या हम ऐसा करते हैं, एक हम बनाते हैं छोटा सा सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर है, और ये एरिया डेल्टा एस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यदि चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, हर जगह रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पर जो वो छोटा वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, उसका भी डायरेक्शन दोनों उसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है हर एक जगह पर। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है उस इससे निकल जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा लिया, बहुत क्लोज है, में बहुत पास में है, वेरी नियर टू द सरफेस। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो मैग्नीट्यूड इसका जो भी है हर जगह अलग हो सकता है, तो ये हमारा, इसको हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर गॉस लॉ लगा देते हैं सिंपली। ये गॉसियन सरफेस है और इस पर गॉस लॉ लगा दीजिए। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस में कितना होगा, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लेते हैं ई है, और ये छोटा सा जो हम बहुत छोटा कंसीडर किया ना, ये बहुत छोटा है, तो इसलिए ये बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पर हर जगह सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन तो आपने सेम देख लिया, तो सिंपली आप कह सकते हो कि ई टाइम्स डी एस, और ई हर जगह सेम है, बाहर कर लिया। अंदर में कितना चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, मान लेते हैं चार्ज सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं, ये तो सरफेस पर है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। वॉल्यूम क्यों लेंगे, वॉल्यूम में तो है नहीं चार्ज, चार्ज जो भी है सो सरफेस पे है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा एस। ये आ गया आपका चार्ज बाय इनसाइड ई। अब एरिया को आप जो है सो क्या करें, इंटीग्रेट कीजिए। तो कौन सा एरिया इंटीग्रेट करें, केवल ये वाला। यहाँ तो फ्लक्स क्या कितना है, जीरो। यहाँ पर फ्लक्स कितना है, वो भी जीरो। ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पर फील्ड जो है सो इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो फाई 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। ई डॉट डी एस लिखते हैं, ई डॉट सरफेस डेल्टा एस, ई डॉट डेल्टा एस, ये फाई 1 है यहाँ पर, और ई ही जीरो है, तो ये जीरो टाइम्स डेल्टा एस जीरो हो गया। फाई 2 देखें, कर्व्ड सरफेस में, कर्व्ड सरफेस में ई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, एरिया इसका 2 पाई आर एल कुछ है, लेकिन एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री सबको जीरो कर दिया। और थर्ड में जो है, केवल थर्ड वाला जो बचा आपके लिए, तो थर्ड में एरिया वेक्टर और ई दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम मान लिए, तो ये हो गया, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये केवल ई डॉट डेल्टा एस आया, केवल ये वाला आपका सर्वाइव किया, ये दोनों तो खत्म हो गया। तो वही यहाँ पर ई डॉट डेल्टा एस लिखे, इधर सिग्मा डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस खत्म हो गया, और इस तरह से आपको ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, उसको एन से डिनोट करते हैं, रेडियली आउटवर्ड, डीएस के डायरेक्शन में ना, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। आपने देखा कि यदि आप इस पर एक्सेस चार्ज दोगे तो क्या होगा, वो सारे चार्ज सरफेस पर रहेंगे, उस सरफेस पर जो चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो बहुत क्लोज टू द सरफेस, या सिंपली कहिए सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एप्सिलॉन बाय सिग्मा नॉट है। ऐसा ही केस आप जो है याद कीजिए, गॉस लॉ जब आप लगा रहे थे पिछला गॉस लॉ के चैप्टर में, तो वहां पर आपने क्या किया था कि आपने देखा था कि आपके पास एक ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज सरफेस था, चार्ज सरफेस, चार्ज है प्लस प्लस प्लस, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन यही परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पर कितना आया उसका डबल, तो मेटल में उसका डबल आता है। और डबल आने की वजह ये है क्योंकि इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड में भी था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में भी है, इस साइड में है, यहाँ पर जस्ट एक ही साइड में, इसलिए डबल आया। ओके, छठा देखते हैं क्या है, एक तो और इसका प्रॉपर्टी है, और वो ए है, इसको कहते हैं सील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। ये जो है सो फैराडे का केज है, आप सोच लीजिए, फैराडेस केज, एक केज बना लीजिए कंडक्टर का, आप बीच में बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, करंट इसमें लगा दीजिए, इससे करंट आ रहा है, आने दीजिए, आप जब तक बीच में हैं आपको कुछ नहीं होने वाला है। और रीजन बस बहुत सिंपल, जो आपने देखा ऑलरेडी कि जो भी चार्ज आएंगे वो इधर आएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, मान लीजिए अंदर में केविटी है ये, और ये मटेरियल है आपका, ठीक है, ये केविटी है। आपने देखा कि यदि केविटी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर में कितना था, जीरो, नो केविटी। अब यदि यहाँ पर केविटी है तो भी केविटी के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, केविटी नहीं है तो इस मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ तो जीरो है ही, ये तो है ही, लेकिन अंदर में जो है ये आपका जो ये है क्या कहते हैं केविटी, यदि उसके पास चार्ज नहीं है तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
तो यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। वही आदमी जो है एक केज में है यहाँ पर, ये अपना जो है ये तो वायर है वगैरह जो भी है, चार्ज इधर रहेगा, वहाँ पर अपना आराम से रहेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ नहीं है। और इसका प्रूफ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पर हमने किया था। गॉस लॉ लगा के देख कर सकते हो कि फील्ड यहाँ पर जीरो है। अब यहाँ पर आराम से गॉस लॉ लगा ले देख लीजिए। ये जो हमारे पास है केविटी, इस पर एक हम गॉस लॉ ले लेते हैं। ये गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस में हम गॉस लॉ लगाते हैं। फाई फाई कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस, उसका इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये जीरो आ गया क्योंकि अंदर में चार्ज ही नहीं है, यहाँ पर चार्ज है ही नहीं, जो भी चार्ज है वो तो सब सरफेस पे है। और चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। तो इस तरह से यदि कोई भी मटेरियल जो हाईली सेंसिटिव है, मैंने इक्विपमेंट जो हाईली सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसको रखने के लिए इस जगह में रखा जाता है। एक मेटल के अंदर में होल कर दीजिए, उस होल में उसको बढ़िया से रख दीजिए, उसको कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये तब तक काम करेगा जब तक कि ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इधर ब्रेक डाउन होगा ना, लेकिन वो ब्रेक डाउन इसमें तो भूल ही जाइए। मेटल में जैसा कि मैंने आपको बताया वो इन्फिनिटी के करीबन होगा मेटल में, यहाँ पर ब्रेक डाउन। उससे पहले जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे वगैरह वगैरह होने लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, और आपको इसका आंसर करने हैं। देखिए क्या है, ए कॉम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट ऑफ पेपर, व्हाई। तो इसका मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था, अभी बहुत तुरंत बता देता हूँ कि जो कॉम है, इसको जब आप ड्राई हेयर में रब करते हैं तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यूजुअली जो मटेरियल से कॉम बना होता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा है कागज का, उसके पास ले गए, तो कागज के पास अपना कोई चार्ज नहीं है। यदि अपना चार्ज होता तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रहता तो ये आराम से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता, लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो ये क्या करता है कि चार्ज तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें इंड्यूस करता है चार्ज। जैसे कि यहाँ पर हमने जो निगेटिव फील्ड है, निगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसका डायरेक्शन उसकी तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, राइट। अब यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स किधर लगेंगे, राइट में लगेंगे। हर जगह इलेक्ट्रॉन पर फोर्स राइट में लगेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे वो कम है, यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे वो ज़्यादा है। तो इस हिसाब से क्या होगा, इधर जो है सो प्लस बन जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, यहाँ से उतना इलेक्ट्रॉन नहीं भागेगा, तो यहाँ पर जो है सो न्यू 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 माइनस बनेगा। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भाग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर फोर्स लगा राइट साइड में, तो जितना इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना डेफिशिएंसी आएगा, और वही डेफिशिएंसी जो है सो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। जब हम प्लस लिखते हैं इसका ये मतलब नहीं सोचिए कि प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से डायपोल बना देता है, ये हर एक मॉलिक्यूल में जो है सो एक डायपोल ये बना दिया, और डायपोल का प्लस चार्ज देखिए इधर है, और यहाँ पर जो है सो माइनस चार्ज है, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये इसको उसके बाद एक नेट फोर्स इस पर काम करेगा और ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉम में जो नेगेटिव चार्ज है वो इंड्यूस करता है एक डायपोल मोमेंट। वो जो पेपर है उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस करता है, और उसके बाद में डायपोल का जो है डायरेक्शन किधर होता है, डायपोल का डायरेक्शन होता है इसी के फील्ड के डायरेक्शन में, इसकी तरफ, कॉम की तरफ, और इसका डायरेक्शन कॉम की तरफ में होता है, इसलिए वो खींचा चलाता है। What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? Remember, a paper does not conduct electricity. रेनी डे में क्या होगा, जब मॉइस्चराइजर ज़्यादा रहेगा हवा में, तो
यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा ना, वो पानी में, पानी जो है थोड़ा सा कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो कंडक्ट कर जाएगा और इसमें छिपा हुआ नहीं रहेगा, मैंने इसमें जो चिपका हुआ नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इस पर नहीं रहेगा, क्योंकि पानी है, पानी से कंडक्ट करके वो निकल गया अपना। एक बार चार्ज हो जाए, हाथ से छू लीजिए जमीन पर खड़ा होके, तो उसके बाद कागज को सटाइए, नहीं कुछ करेगा, क्योंकि चार्ज खत्म हो गया इसका, धरती के में चला गया सारा चार्ज। तो वही भींगा हुआ रहने पर वही होता है। ये हो गया बी। ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। रबर तो इंसुलेटर है, ठीक है, बट स्पेशल रबर टायर्स आर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। कंडक्टिंग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है जब लैंड करने के समय में, स्पेशली जब लैंड करता है प्लेन, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना, कितना स्पीड से वो लैंड कर रहा है, तो वो जो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन जब होगा तो आपको पता है कि फ्रिक्शन की वजह से इस कंघी में जो है चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है, तो वहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करेगा, चार्ज एक्यूमुलेट कर जाएगा। वो चार्ज एक्यूमुलेट कर गया, तो वो चार्ज एक्यूमुलेट बहुत डेंजरस है, क्योंकि स्पार्क कर जाएगा, आग लग जाएगा। तो वो चार्ज को रास्ता दे दो ताकि जमीन में चला जाए, उसको रास्ता दे देना है जमीन में जाने के लिए, ग्राउंड। तो रास्ता जाने के लिए उसे थोड़ा सा मेटालिक बनाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा चार्ज कंडक्टिंग बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको कंडक्टिंग बना देता है, ताकि जो टायर है उसमें जो भी स्टैटिक चार्ज आए हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, वो सभी धरती में चला जाए। अर्थिंग, एक तरह से अर्थिंग हो गया। थर्ड में, व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स, आग लग जाएगा बहुत तुरंत, इनफ्लेमेबल मटेरियल से, यूजुअली हैव मेटालिक रोप्स। ये जो ट्रक होते हैं ना, ये जो ट्रक है और इसमें ऑयल वगैरह ले जाता है, पेट्रोल, ऑयल, डीजल, ये सभी ले जाता है, वो सारे हाईली इनफ्लेमेबल है। तो उसमें क्या करते हैं कि उसका टायर में भी तो वही चीज़ें हो सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है, तो वो एक मेटल लटका देता है जमीन में, घसीटता हुआ जाता रहता है, कि जो भी इसमें चार्ज एक्यूमुलेट करेगा वो उसका सरफेस पे आएगा, और वो सरफेस से इसको दे दिया जमीन में, रास्ता चला गया, वो उधर चला जाएगा। ये बर्ड परचेज ऑन ए बेयर हाई वोल्टेज लाइन, हाई वोल्टेज लाइन पर है, चिड़िया देखते हैं, आप बैठ जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस टू द बर्ड। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड टचेज द सेम लाइन, मैन जो है सो स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यदि ग्राउंड पर ना होकर एक लकड़ी का टेबल पर खड़ा हो जाए तो उससे भी कुछ नहीं होगा। रीजन, रीजन बस यही है कि जो चार्ज आपके हाथ में आ रहा है वो जमीन में यदि चला गया तो आपके बॉडी के थ्रू होके जा रहा है, तो करंट उसमें दौड़ रहा है, उन्हें चार्ज आपके बॉडी से होकर पास कर रहा है, तब जाकर जो है सो आपको डैमेज होगा, आपके सेल्स जो है सो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। लेकिन जब तक आप जमीन में उसको रास्ता नहीं दे रहे हो, रास्ता नहीं दे रहे हो, तब तक वो चार्ज आपके बॉडी से होकर नहीं जाएगा, हाथ में तो हाथ में ही रहेगा, इसलिए बर्ड को शॉक नहीं लगता। ओके, तो ये था, ये एक्चुअली क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, उसको अभी ही दे दिया। एनीवे, तो ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। नेक्स्ट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायलैक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन का, और उसके बाद फिर करेंगे बात है कैपेसिटर का। कैपेसिटर को बात करने से पहले हम लोग थोड़ा डायलैक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी मेटल के बारे में बात हो गया, डायलैक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, उसका उल्टा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसको यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा वहां पर, ये कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर देखिए जो हो रहा था, ये जो पेपर है ये भी तो मेटल नहीं है, ये भी तो कंडक्टर नहीं है, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड हो गया, वही वहां पर भी इंड्यूस्ड होगा, डायलैक्ट्रिक में इंड्यूस्ड होंगे डायपोल मोमेंट, जिसको हम पोलराइजेशन कहेंगे, यदि पर यूनिट वॉल्यूम काउंट उसको कहते हैं तो पोलराइजेशन कहते हैं। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।